ये कहानी मैंने अपने किसी रिश्तेदार से सुनी थी। ग्रामीण इलाके के एक सुदूर और उजाड़ हिस्से में एक पुराना और डरावना गेस्ट हाउस था, जिसे व्हाइट शैडो के नाम से जाना जाता था। गेस्ट हाउस की एक भयावह प्रतिष्ठा थी, क्योंकि कहा जाता था कि इसमें एक दुष्ट आत्मा का साया था। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि जो लोग वहां रहेंगे वे हमेशा भयानक आवाजों और भूतिया प्रेतों से पीड़ित रहेंगे। यात्रियों के एक समूह, 5 दोस्त जो अपनी साहसिक भावना के लिए जाने जाते थे, उन्होंने व्हाइट शैडो में एक रात बिताने का फैसला किया। उनके नाम रोहन, सीमा, गोयल, सेजल और सुजान थे। वे अलौकिकता से रोमांचित थे और उन्होंने गेस्ट हाउस की अंधेरी और उदास दीवारों के भीतर होने वाली अजीब घटनाओं की कहानियां सुनी थीं। शरद ऋतु की एक ठंडी शाम को वे व्हाइट शैडो में पहुंचे। सभी लोग उत्साहित थे और अज्ञात का सामना करने के लिए दृढ़ थे। ऐसा प्रतीत होता है कि गेस्ट हाउस समय के साथ स्थिर खड़ा हो गया है। इसका पुराना बाहरी हिस्सा और ऊंचा बगीचा इसे एक भयानक और अशुभ उपस्थिति दे रहा है। दोस्त प्रवेश द्वार पर एक पल के लिए झिझके, लेकिन अलौकिक के प्रति उनके साझा रोमांच से प्रेरित होकर अंदर जाने का फैसला किया। सराय का आंतरिक भाग प्राचीन फर्नीचर, फीके वॉलपेपर और मंद रोशनी वाले गलियारों से भरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने खोजबीन की, उन्होंने देखा कि हवा में भय का माहौल था। चरमराती फर्शों और दीवारों से अस्पष्ट आवाजें गूंजती हुई प्रतीत हुईं, जिससे उस स्थान का वातावरण ठंडा हो गया। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, समूह को अजीब घटनाओं का अनुभव हुआ। रोशनियां टिमटिमाती रहीं और वस्तुएं अपने आप चलने लगीं। उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं, जिससे धुंधली रोशनी वाले कमरों में डरावनी छायाएं नाचने लगीं, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया। माहौल और अधिक अशांत हो गया और दोस्तों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उन पर नजर रखी जा रही है। सीमा को पिछले अतिथि द्वारा छोड़ी गई एक पुरानी पत्रिका मिली। इसमें व्हाइट शैडो के भीतर परेशान करने वाले अनुभवों, भूतिया फुसफुसाहटों और प्रेतों की कहानियां शामिल थीं। पत्रिका ने ऊपरी मंजिल पर एक कमरे का उल्लेख किया है, जिसे हॉन्टिंग लॉज के नाम से जाना जाता है, जिसे अलौकिक घटनाओं का केंद्र कहा जाता है। जिज्ञासा उन पर हावी हो गई और उन्होंने हॉन्टिंग स्वीट की जांच करने का फैसला किया। जैसे जैसे वे चरमराती हुई सीढ़ियां चढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई और उनके कदमों की आवाज और अधिक जोर से गूंजने लगी। जब वे हॉन्टिंग लॉज के दरवाजे पर पहुंचे, तो दालान में किसी के चलने की आहट और 2 लोगों के आपस में बात करने की आवाज आई, जिससे वे कांपने लगे। समूह सावधानी से कमरे में दाखिल हुआ, जहां ठंडी हवा के साथ घनी हवा थी। उन्होंने वहां मौजूद किसी भी आत्मा से संवाद करने की उम्मीद में एक सत्र आयोजित करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चार किया, तो ऐसा लगा जैसे कोई तेज कदमों से चलते हुए कमरे की तरफ चला आ रहा हो और दूसरी ओर से कुछ लोगों का समूह दर्द से तड़पते हुए अपनी जान की भीख मांगता हुआ महसूस हुआ। कमरे में अंधेरा हो गया और एक अशुभ वातावरण भर गया। अचानक उनके सामने एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। यह एक महिला की आत्मा थी। उसकी आंखें दुख और क्रोध से भरी थीं। उसने खुलासा किया कि सराय में उसका दुखद अंत हुआ था और उसने अपनी पीड़ा के लिए जीवित लोगों को दोषी ठहराया। दोस्तों को एहसास हुआ कि उनमें एक दुष्ट आत्मा जागृत हो गई है, जो प्रतिशोध लेना चाहती है। आत्मा का क्रोध बढ़ गया और वह दोस्तों को पीड़ा देने लगी। वे व्हाइट शैडो में फंस गए थे। दोस्तों ने आत्मा से अपने लिए जीवन दान मांगा। दया की उनकी अपील को नजरअंदाज कर दिया गया था। कमरे का तापमान और गिर गया और भूतिया प्रेत हर कोने में भर गए, जिससे उनका आतंक और बढ़ गया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, दोस्तों को व्हाइट शैडो के चंगुल से बचने के लिए संघर्ष करते हुए एक बुरे सपने का सामना करना पड़ा। दोस्तों में से रोहन ने हिम्मत दिखाई और क्रोधित आत्मा को मुक्ति दिलाने की बात कही। इतना सुनते ही आत्मा का क्रोध शांत हो गया और उसने अपने कमरे की दीवार में अपने आप को कैद बताया।
दीवार को तोड़ा गया तो उसमें से कई औरतों की अस्थियां मिलीं जो उन्हीं क्रोधित आत्माओं की थीं। दोस्तों ने समझ लिया कि औरतों पर कितना अत्याचार हुआ है। फिर दोस्तों ने उनकी अस्थियों को एकत्र करके नदी में विसर्जित करने के लिए रख लिया। आत्मा हवा में कहीं गायब हो गई। वे अंततः मुक्त होने में कामयाब रहे, लेकिन उन्होंने जो भयावहता देखी उसको भुलाया नहीं जा सकता। व्हाइट शैडो की भयावहता समाप्त हो चुकी थी। दोस्तों ने अपने शहर लौटते हुए रास्ते में ही अस्थियों को नदी में विसर्जित कर दिया था। अंधेरे और घने जंगलों से घिरी घाटी में बसे एक सुदूर गांव में एक पुरानी खस्ताहाल हवेली थी जिसे हाउस ऑन फायर कहा जाता था। यह हवेली पीढ़ियों से वीरान पड़ी थी और यह एक भयावह प्रतिष्ठा में डूबी हुई थी। स्थानीय लोगों का मानना था कि यह शापित था और भयानक घटनाओं की कहानियां वर्षों से चली आ रही थी। ऐसा कहा जाता था कि हर रात घर भूतिया फुसफुसाहटों और डरावनी घटनाओं से जीवंत हो उठता था। हाउस ऑन ऑफ फेयर की कहानियों से मंत्रमुग्ध होकर 5 दोस्तों के एक समूह ने वहां एक रात बिताने का फैसला किया। उनके नाम श्वेता, शीतल, जीवन, जगदीश और मुकुल थे। वे अपनी निडरता और अलौकिक के प्रति साझा आकर्षण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भूतिया आकृतियों, अस्पष्ट पदचापों और हवेली के अंधेरे हॉलों में अपने आप बजने वाले पियानो की कहानियां सुनी थी। दोस्त शरद ऋतु की एक उदास शाम को गांव के प्रवेश द्वार पर एकत्र हुए। दोस्त जंगल के बीचों बीच जाने और अपने गहरे डर का सामना करने के लिए तैयार थे। टॉर्च, मोमबत्तियां और कैमरों से लैस होकर वे हवेली की ओर एक खतरनाक रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, तापमान में अचानक गिरावट आई और तेज हवा ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। हाउस ऑन अ फायर उनके सामने मंडरा रहा था। इसकी टूटी फूटी उजड़ी हुई संरचना पीली चांदनी में भयानक लंबी छाया डाल रही थी। समूह एक पल के लिए झिझका, लेकिन आगे बढ़ने का फैसला किया, जिससे उनके दृढ़ संकल्प को अज्ञात रोमांच से भर दिया गया। हवेली के अंदर हवा में एक बेचैन कर देने वाली शांति थी। छतों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और वॉलपेपर उखड़कर नीचे की खस्ताहाल दीवारों को दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी मोमबत्तियां जलाईं और भयानक टिमटिमाती परछाइयां बिखेरी जो सड़ते फर्नीचर पर नृत्य कर रही थी। समूह ने एक एक कमरा खंगाला। उनके कदमों की आवाज खाली गलियारों में गूंज रही थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, उन्हें अजीब घटनाओं का अनुभव होने लगा। वस्तुएं अपने आप हिलने लगीं और तापमान और भी गिर गया। भय की स्पष्ट अनुभूति से हवा भारी हो गई। एक कमरे में दोस्तों को मलबे के बीच छिपी एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। यह उस महिला की थी जो कई साल पहले हवेली में रहती थी। डायरी में एक अभिशाप के बारे में बताया गया था जिसने घर को त्रस्त कर दिया था। एक दुष्ट इकाई जो प्रवेश करने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति को पीड़ा देती थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, समूह हवेली के भव्य हॉल में इकट्ठा हुआ। उन्होंने धूल भरे टूटे हुए पियानो पर मोमबत्तियां रखीं। कमरा एक भयानक सन्नाटे से भर गया था और उन पर पूर्वाभास की भावना छा गई थी। समूह ने उपस्थित किसी भी आत्मा के साथ संवाद करने की उम्मीद में एक सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चार किया और दूसरी ओर पुकारा, अचानक ठंडी हवा का झोंका हॉल में आया, जिससे मोमबत्तियां बुझ गईं। उन पर अंधेरा छा गया और कमरा एक भयानक उपस्थिति से भर गया। हॉल में फुसफुसाहट गूंज उठी और उनकी आंखों के सामने भूतिया आकृतियां साकार हो गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह दृश्य उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्होंने हाउस ऑन ऑफ फायर के भीतर पीड़ा झेली थी। वे समूह के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर दर्द और निराशा के भाव थे। दोस्तों को अत्यधिक भय का एहसास हुआ क्योंकि वे अब हवेली में अकेले नहीं हैं। जीवित और मृत लोगों के दायरे के बीच फंसी आत्माएं उन्हें जगाने के लिए घुसपैठियों को दोषी मानती थीं। उन्होंने प्रतिशोध की मांग की और दोस्तों की दया की गुहार अनसुनी कर दी गई। आतंक की एक रात सामने आई जब आत्माओं ने समूह को पीड़ा दी
जिससे अत्यधिक घबराहट और निराशा के क्षण आए। दोस्तों को एहसास हुआ कि अब उनका बच के निकलना मुश्किल है। आशा के अंतिम पलों में उन्हें कोने में एक प्राचीन ऊइजा बोर्ड मिला। ऊइजा बोर्ड एक प्रकार का बोर्ड होता है जिस पर कुछ शब्द और संख्याएं लिखी होती है, जैसे ए से जी तक, 1 से 0 तक, YS और NO गुड बाय आदि लिखे होते हैं। ये सारे शब्द आत्माओं से बात करने में प्रयोग में लाए जाते हैं। दोस्तों ने आह्वान शुरू किया तो उनके सामने एक बुजुर्ग आदमी की आत्मा साकार हुई, जिसने बताया कि पहले वह हवेली में नौकर था। एक रात जब घर के सब लोग घर से बाहर गए थे तो और नौकर अकेला था। आधी रात को घुसपैठियों ने पूरे घर को लूट लिया था और नौकर को मारकर किसी कोने में दफना दिया था, ताकि घर के लोगों को लगे कि नौकर चोरी करके भाग गया है। जब घर के लोग वापस आए तो घर के मालिक ने नौकर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया और नौकर के घर वालों पर चोरी हुई सारे सामान का कर्जा लाद दिया। बूढ़े आदमी ने बताया कि अभी तक मेरा परिवार कर्जे से मुक्त नहीं हुआ है। आज भी वह मेरे मालिक को हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा चुका रहा है। बूढ़े आदमी ने दोस्तों से अपने परिवार और उनके मालिक को सारी बात बताने की गुहार की और जहां उनको दफनाया गया था उस जगह के बारे में भी बताया और हवेली से हमेशा के लिए चले जाने की बात कहते हुए गायब हो गया। दोस्तों ने बूढ़े आदमी के परिवार और हवेली के मालिक से सारी बात बताई। तब उनकी बताई जगह को खुदवाया गया। सच का खुलासा होने पर हवेली के मालिक को बहुत पछतावा हुआ और उसने नौकर के घर वालों से जो रकम लिया था वापस कर दिया और उनको सारे कर्ज से मुक्त कर दिया। दोस्तों ने हवेली में कुछ दिन बिताने के बाद अपने शहर की तरफ जाने के लिए गाड़ी घुमा ली। प्रिय दर्शकों, ये कहानियाँ एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा।